स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने वहां बताया था सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी। सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी में मैंने बताया था डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहला रहा है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना और डीएनए से डीएनए का बनना कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। आरएनए से प्रोटीन का बनना साइटोप्लाज्म में होता है। फिर मैंने बताया था रिट्रोवायरस होते हैं, ये रिट्रोवायरस आरएनए से डीएनए बना रहे हैं थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को अपन ने बोला था। फिर आते हैं डीएनए पैकेजिंग। मैंने आप लोग को ये बात बताई कि डीएनए जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसको मैंने कैसे बताया था? लेंथ ऑफ द डीएनए मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, यानी दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है। तो जब हमने इस पूरे को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये लगभग डिस्टेंस कितनी रहती है? 2.2 मीटर के आसपास रहती है, ठीक है। तो ये जो है वो इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहता है, इसको समझाया। तो हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी डीएनए पैकेजिंग। सबसे पहले मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए जो होता है वो नेगेटिव होता है और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं उसके पास। तो नेगेटिव प्रोटीन, नेगेटिव और पॉजिटिव आप साथ साथ रहते हैं तो वो डिस्टेंस कम हो जाती है और इनको कंबाइनली अपन न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। पर जब अपन यूकैरियोटिक में पैकेजिंग की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में आपके पास दो प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। मेनली हिस्टोन प्रोटीन इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके पास कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 होते हैं। H2A, H2B, H3 एंड H4 जो होते हैं वो ऑक्टामर्स की फॉर्म में रहते हैं और उसके चारों तरफ क्या रहता है? डीएनए ऐसे रैप रहता है। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोजोम नाम दिया। ऐसे ही एक न्यूक्लियोजोम दूसरे न्यूक्लियोजोम से लिंकर डीएनए के थ्रू जुड़ा होता है और H1 प्रोटीन के थ्रू जुड़ा होता है। इस तरह ये पूरा बीट लाइक स्ट्रक्चर किसमें? क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है और एक पूरी क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर बनाता है। फिर मैंने आपको क्रोमेटिन बताया कि मैंने ये भी ध्यान है तुम्हें थोड़ा सा कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे क्रोमेटिन बोल रहे हैं। उसका जो डेंस एरिया होता है हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है और जो लाइट एरिया होता है वो यूक्रोमेटिन। ये एक्टिव होता है क्योंकि ये किससे बन रहा है? ये डीएनए से बन रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। और इनएक्टिव जो होता है वो आरएनए होता है, ठीक है। सॉरी, इनएक्टिव आरएनए नहीं होता, इनएक्टिव रीजन हेट्रोक्रोमेटिन है और इसमें क्योंकि डीएनए से आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रही है इसलिए इसे इनएक्टिव बोल रहे हैं। बट इसमें कुछ क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट रहते हैं? आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। फिर आते हैं अपन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मैंने 3 यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट समझाए थे और मैंने कहा था ये 5 मार्क्स में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने बताया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो फेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था। इन्होंने किस पे वर्क किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पे वर्क किया था। क्योंकि इन्होंने माइस के अंदर वर्क किया तो मैंने इसको क्या बोला था? इन वीवो, ठीक है। इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वायरुलेंट था यानी डिजीज कॉज कर रहा था और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था जो डिजीज कॉज नहीं करता था। क्यों कर रहा है एस स्ट्रेन? क्योंकि इसके पास पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है, इस कारण इसे स्मूथ और इसे रफ बोल रहे हैं। जब एस स्ट्रेन को माइस को इंजेक्ट किया जाता है तो वो डेड हो जाता है और आर स्ट्रेन को माइस को इंजेक्ट करते हैं तो वो लाइव रहता है। ऐसे ही हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब माइस को दिए तो वो लाइव था, बट जब अपने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन से मिलाया तो वो माइस को जैसे ही हमने दिया तो वो डेड हो गया। उसके पीछे क्या रीजन मैंने आप लोगों को बताया था? मैंने बताया था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ जेनेटिक मटेरियल किस में चला गया? आर स्ट्रेन में चला गया और उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया? एस स्ट्रेन में कर दिया, जिससे माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने वो पॉलीसेकेराइड कोटिंग बना ली थी। फिर अपन बात करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिए थे? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा? जो एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन था और आर स्ट्रेन था उसको लिया, 4 टेस्ट ट्यूब में उन्होंने लिया और एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने प्रोटीएज, दूसरे में आरएनएज, तीसरे में डीएनएज और एक में कोई भी एंजाइम नहीं डाला। जब प्रोटीएज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जब उसने आरएनएज डाला तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब उसने डीएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और कोई एंजाइम नहीं डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन होना ही था। तो उन्होंने ये कहा डीएनए डालने पर क्योंकि डीएनए खत्म हो जाता है, किल हो जाता है, इस कारण से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस अकॉर्डिंग इन 3 साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अपने साइंटिस्ट आए थे प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हर्से एंड चेज आए थे। हर्से एंड चेज ने क्या बताया था? उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इसमें क्या होता है? बाहर की तरफ प्रोटीन कोड और अंदर की तरफ
जेनेटिक मटेरियल होता है। बच्चों ये चीज मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, उस सल्फर को इन्होंने 35 यानी हैवी किया है, लेबल कर दिया। और यहाँ पे अपन ने अभी ना डीएनए की लास्ट में पढ़ी थी स्ट्रक्चर, तो हमें पता है उसके पास फास्फोरस होता है, उससे भी हैवी अपन ने 32 से किया। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव इसको किया, यहाँ रेडियो एक्टिव इसको किया। अब हमने देखा दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं, तो हमने देखा कि इसके अंदर हम बाहर से इसको नहीं देख सकते, तो जैसे इन्फेक्शन हुआ उसके अंदर एंटर हो गया, उसके अंदर उसने अपनी कॉपी बना ली। बनाने के बाद हमने क्या करा, उस मिक्सचर को लिया 2 टेस्ट ट्यूब में, एक तो इधर वाला मिक्सचर ले लिया इस वाली टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में दूसरा ले लिया। जब हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल जो थी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर और बाहर वाला जो था वो सुपरनेटेंट, यानी बाहर जो लिक्विड बचा हुआ था वो रेडियो एक्टिव था, जबकि दूसरी तरफ क्या था, बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव थी और सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव नहीं था। तो इससे हम किस रिजल्ट पे पहुंचे, हम ये रिजल्ट पे पहुंचे क्योंकि बैक्टीरियल सेल फर्स्ट स्टेज में हमने प्रोटीन को लेबल किया था, ये मैंने बताया। तो प्रोटीन को लेबल करने के कारण प्रोटीन ने बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं किया, नहीं करने के कारण इस बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव नहीं हुई, जबकि यहाँ पे डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था जो कि बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ है। इसीलिए हमें ये पता चला कि हमेशा डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इन्फेक्शन, बाकी कोई भी मॉलिक्यूल है वो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of genetic material। स्टूडेंट्स, हालांकि 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आप लोग को ये बताया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, पर फिर भी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है। जैसे मैंने रेट्रो वायरस की बात बताई थी, टोबैको मोजेक वायरस होता है जो कि किससे बना हुआ होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो अभी भी ये चीज रह रही थी कि आरएनए है या डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों माना, उसके पीछे रीजन था कि डीएनए जो है वो क्या है, स्टेबल है। डीएनए स्टेबल क्यों है, क्योंकि मैंने डीएनए में बताया था आपको डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो इसके जो 2 स्ट्रैंड है वो एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, वो जल्दी से अनवाइंड नहीं होते हैं, खुलते नहीं है, इस कारण ये स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। जबकि आरएनए जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए से कुछ भी चीज आके जुड़ सकती है, तो वो स्टेबल नहीं होती है, डीएनए स्टेबल होता है। सेकेंड थिंग यदि अपन लेते हैं तो आरएनए जो होता है वो उसमें म्यूटेशन जो होता है वो जल्दी होता है। म्यूटेशन मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कि आगे मेनली होता क्या है। तो आरएनए में म्यूटेशन जो है वो जल्दी होता है डीएनए की बजाय, यानी आरएनए में चेंजेस जो होते हैं जीन्स में वो जल्दी होते हैं डीएनए की तुलना में। उसके अलावा आरएनए जो होता है एज ए एंजाइम भी अपन यूज लेते हैं, तो ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। कौन? आरएनए। ठीक है, तो उसके बाद अपन यदि थर्ड बात पे आते हैं तो थर्ड जो है कि आरएनए जो है वो डायरेक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ये मैंने बताया तुम्हें अभी पीछे, ट्रांसलेशन बोलते हैं। जबकि डीएनए को पहले डिपेंड होना पड़ता है आरएनए पे, यानी डीएनए पहले आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन। तो इसलिए स्टेबिलिटी किसकी होती है? डीएनए की स्टेबिलिटी होती है, आरएनए की स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए डीएनए को क्या बोलते हैं अपन? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ट्रांसफर करता है। पहली बात तो इसमें डबल स्टैंडर्ड होना इसका। दूसरी चीज, म्यूटेशन में कम रहता है, आरएनए ज्यादा एक्टिव रहता है, आरएनए एज ए एंजाइम भी वर्क करता है, तो कैटलिस्ट होता है। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन की आरएनए प्रोटीन बना रहा है, जबकि डीएनए जो है प्रोटीन बनाने के लिए किस पे डिपेंड रहता है? आरएनए पे डिपेंड रहता है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में उसके अलावा जो है मैंने बताया था आरएनए जो होता है वो किससे बन रहा है आपका? आरएनए में मेनली थाइमीन की जगह क्या रहता है? थाइमीन की जगह यूरेसिल रहता है। ये यूरेसिल जो होता है इसे क्या बनाता है? अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, ये 4 रीजन होते हैं जो कि ये बताते हैं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं रेप्लिकेशन पे। ठीक है, मैंने डीएनए और आरएनए में डिफरेंस तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्या मेन डिफरेंस होता है। अब मैं लूंगी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन। What is the meaning of DNA replication? DNA to DNA formation, DNA से ही DNA का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है।
ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, और वो किसने बताया था? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मेनली मैं पहले ये बताऊंगी किसने बताया था ये, वॉटसन एंड क्रिक ने। हमने देखा था डीएनए का मॉडल भी इन्होंने दिया, और वॉटसन एंड क्रिक ने ही 1953 में ये बताया था कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब नया डीएनए फॉर्म होता है तो ये एक जो होता है इसका स्ट्रैंड, वो तो क्या रहता है? पेरेंटल रहता है। एक स्ट्रैंड जो होता है वो तो पेरेंटल होता है, और एक जो बन रहा है दूसरा, वो न्यूली फॉर्म, वो नया होता है। इस तरह की रेप्लिकेशन को अपन क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। वापस समझाती हूँ स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। अब इसमें ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, तो एक जो स्ट्रैंड होता है वो तो पेरेंटल, और दूसरा नया बनने वाला जो होता है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है। इसे सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? मिशेल्सन एंड स्टॉल। उन्होंने कब दिया? 1958 में। मिशेल्सन एंड स्टॉल। नाइनटीन 58, ठीक है। 1958 में इन्होंने वर्क किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीएनए को, नॉर्मली स्टूडेंट्स डीएनए किसमें होता है? मेनली बैक्टीरिया में। उन्होंने बैक्टीरिया लिया। उन्होंने बैक्टीरिया कौन सा लिया? उन्होंने ई कोलाई लिया। ठीक है। ई कोलाई को जिस पेट्री प्लेट पे, मैं यहाँ बताती हूँ तुम्हें, ये इस तरह की पेट्री प्लेट लैब में भी है और मैंने बताई भी है। उसमें अपन क्या कर देते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया फिल कर देते हैं। इस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या होते हैं? वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इस सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो इन्होंने क्या करा? इस मीडिया में काफी समय तक क्या डाल दिया? NH4Cl यानी 15 नाइट्रोजन 15 डाला इन्होंने। नॉर्मली नाइट्रोजन क्या होता है? हमें पता है 14 होता है। इन्होंने क्या डाला? N15। काफी सारी जनरेशन तक इसमें ये डाला। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उस नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा डीएनए बना? N15H4Cl वाला। ठीक है, वो बना। तो उन्होंने क्या करा कि ये इस तरीके से उन्होंने ग्रो किया। अब क्या किया? जब उन्हें ये पता चल गया कि अब अपने पास N15 वाला है, आ गया है डीएनए, तो अब उन्होंने क्या करा? N15 को हटा दिया, N15 नहीं दिया, और उन्होंने अब जो दूसरी बैटरी प्लेट बनाई, इस बैटरी प्लेट में आफ्टर सम टाइम अगेन इन्होंने क्या देना स्टार्ट कर दिया? N14, ठीक है, NH4Cl, यानी N15 की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो N14 देना स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई थी स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करते हैं जब हमें डीएनए की स्टडी करनी होती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मैंने बताई थी। कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक? कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया के ऐसे बंच होते हैं। इन बंच को स्पैचुला से लेते हैं, एक लिक्विड में डालते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिक्विड लिया वो लिक्विड कौन सा था? सीजियम क्लोराइड। कौन सा था? सीजियम क्लोराइड वो लिक्विड था। उस लिक्विड के अंदर इसको डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया इसका। जब डिजोल्व करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है। तो फर्स्ट उन्होंने जब देखा कि डिजोल्व करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब मैं तुम्हें बताती हूँ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड प्लस क्या है? ई कोलाई। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब ये टेस्ट ट्यूब हमने देखी तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ई कोलाई जो था वो नीचे की तरफ ऐसे बैठा हुआ था। ठीक है, तो नीचे की तरफ बैठा हुआ था तो उन्होंने यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिया? N15 नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? इन्होंने आफ्टर 20 मिनट का मतलब यहाँ से ऊपर से एक स्पैचुला ली और अब N15 देना बंद कर दिया, उसकी जगह N14 दिया, यहाँ से ली और यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद आफ्टर 20 मिनट जब उन्होंने दोबारा सीजियम क्लोराइड में क्या किया? वही ई कोलाई डाला। ई कोलाई डालने के बाद इनको क्या मिला? ये जो टेस्ट ट्यूब मिली, इस टेस्ट ट्यूब में इन्हें हाइब्रिड मिले, यानी थोड़ा सा ऊंचा N14 N15 के मिले। ये मैं अभी तुम्हें करके भी दिखाऊंगी, बस एक बार एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ। फिर दोबारा आफ्टर 20 मिनट
20 नहीं लेते हैं अपन, यहाँ पे 40 मिनट की बात करते हैं। आफ्टर 40 मिनट जब हमने देखा तो आफ्टर 40 मिनट क्या हुआ कि हमें दो बैंड मिले यहाँ पे। एक तो था आपका लाइट बैंड और दूसरा था हैवी बैंड। लाइट बैंड जो था, हैवी बैंड था वो तो N14 N15 था, और लाइट बैंड जो था N14 N14 का। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं समझाती हूँ तुम्हें यहाँ बना के। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोली कि ये पेरेंटल है, पेरेंटल डीएनए। अब इस पेरेंटल डीएनए से दो अलग होंगे, तो जो दो अलग होंगे उनको मैं बोल रही हूँ अभी तो ये N15 अगेन N15 है। तो पेरेंटल से जब अपन ने अलग किए तो अलग करने से क्या हुआ, जो ये मेरे को अलग मिले ये अलग कौन से हैं, N15 और N15 है। ठीक है, अब आफ्टर 20 मिनट जब इससे में ऐड हुआ तो वो कौन सा हुआ, अभी स्टार्टिंग की में तो N15 जिसका अपन ने ये वाला फर्स्ट जो देखा था वो ये वाला है, ये फर्स्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, सेकंड बना रही हूँ। ठीक है, सेकंड कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें क्या हुआ, न्यूली फॉर्म्ड होने वाला कौन सा था, N14। कौन सा था, N14। तो हमें जो मिला हाइब्रिड वो कौन सा है, N14 N15 वाला। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड स्टेज की बात करते हैं अपन, जो कि मैंने क्या बताई, 40 मिनट के आसपास की बताई। तो 40 मिनट की बात करते हैं तो अपने को क्या मिला था स्टूडेंट्स, देखना वापस, ये वाला तो N15 था, ये वाला अगेन N15 था। ठीक है, अब देखो ब्लू जो था हमने लिया ये N14। ठीक है, मैं N14 को ब्लू से ही बना रही हूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नया बनने वाला कौन सा है, N14। यहाँ पे नया बनने वाला कौन सा है, N14। यहाँ नया बनने वाला कौन सा है, N14। और यहाँ पे नया बनने वाला कौन सा है, N14। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स की फर्स्ट स्टेप में ये दो पेरेंटल थे और नया बनने वाला N14 था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, N15। ठीक है, साथ में N14 बना, यानी ये वाला तो हाइब्रिड है। तो इस कारण जो बैंड था वो आपको थोड़ा सा नीचे मिला, पर ये जो दो मिले ये जो थे वो लाइट बैंड थे आपके, क्योंकि N14 वाले। क्योंकि यहाँ पे जो हैवी था वो आपको सबसे नीचे मिला, जो कि क्या था, N15 था। तो अल्टीमेटली हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जब हमने क्रॉस कराया काफी लंबे समय तक N15 दिया तो N15 का हमारे पास एक डीएनए बना। इस N15 डीएनए में अब हमने N14 डालना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि उसका जो उसमें फर्स्ट स्टेज यानी सेकेंड स्टेज में तो हमें क्या मिला, हाइब्रिड्स मिले। पर जब हमने थर्ड स्टेज इसकी देखी तो हमें हाइब्रिड्स के साथ साथ लाइट बैंड भी मिले। यानी इसके जो होते हैं, एक बैंड जो होता है वो तो क्या होता है, पेरेंटल होता है, और एक जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ये ध्यान रखना है, इसी को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से समझा है। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझाऊं। मिसेल्सन एंड स्टॉल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इकोलाई की सेल ली और उसके न्यूट्रिएंट मीडिया में काफी लंबे समय तक N15H4Cl डाला। जब डाला उसमें तो उसमें जो डीएनए बना वो डीएनए कौन सा था, N15 था। अब उन्होंने N15 डालना बंद कर दिया, क्या लिया, N14। तो उन्होंने देखा जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसमें क्या बने, हाइब्रिड्स बने। वो उन्होंने कैसे चेक किया, वो उन्होंने ऐसे चेक किया कि उस स्पैचुला से लिया सीजियम क्लोराइड और इकोलाई। जब फर्स्ट जनरेशन में देखा तो उसे हैवी बैंड मिला जो कि नीचे की तरफ था N15 का। जब उन्होंने दूसरा देखा, फर्स्ट जनरेशन को देखी तो उन्हें N14 N15 के क्या मिले, हाइब्रिड मिले। और जब उन्होंने थर्ड जनरेशन देखी तो उन्हें दोनों चीज मिली, N14 N14 और N14 N15, ये दोनों चीज मिली थी इन्हें। ठीक है, दोनों बैंड मिले तो उन्होंने यही, इससे प्रूफ होता है कि एक स्ट्रैंड जो होता है वो तो क्या होता है, पेरेंटल, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ। ये आपके 4 यानी 3 एक्सपेरिमेंट, जैसे एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया मैंने आपको, जेनेटिक मटेरियल वाला बताया और एक मिसेल्सन स्टॉल वाला बताया। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपके 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तीनों में से एक आता है, तो हमें ध्यान रखनी है ये चीज। ठीक है,
रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है? डीएनए का ये अपने डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसको सबसे पहले अनवाइंड करना होता है और उसके बीच का अपन को हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो सबसे पहले तो अपन इसको क्या करेंगे? अनवाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे अनवाइंड करते हैं तो ये ऐसे खुल जाता है और फिर इसके बीच के ये हाइड्रोजन बॉन्ड खोलते हैं, तोड़ते हैं तो ये पूरा ऐसे खुल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसको अनवाइंड करता है और इसके बीच के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ता है, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस एंजाइम इज नॉन एज हेलिकेज। इस एंजाइम को अपन क्या कहते हैं? हेलिकेज एंजाइम नाम देते हैं। और इन एंजाइम इस एंजाइम के कारण इसकी अनवाइंडिंग हो जाती है और इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये एक आपको वाई, उल्टा वाई की तरह दिख रहा है, रेप्लिकेशन फॉक नाम देते हैं इसे। इस जगह पे आपके क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके लग जाते हैं जो इसको वापस वाइंड नहीं होने देते हैं। ये क्या है आपका? रेप्लिकेशन फॉक। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉक नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों को वहां पे बताया था इसका एक स्ट्रैंड 5' to 3' होता है, तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' स्ट्रैंड होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो हमेशा 5' to 3' ही होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे तो 5' to 3' ये है, यहाँ पे ये कैसे फॉर्म होगा? ये तो यहाँ किनारे से बन रहा है जबकि यहाँ पे किनारे से नहीं बन रहा। तो ये चीज मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ। पहले चीज ये ध्यान रखना, जब भी नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होता है, पहले तो ये पूरा खुल गया, अलग हो गया है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ के जुड़ गए हैं। स्टार्टिंग में इसके प्राइमेज एंजाइम होता है। ये प्राइमेज जो होता है आरएनए प्राइमर को, प्राइमर का मतलब मैं बताती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ATGC और C ये बताया मैंने तुम्हें। ATGC का क्या मतलब होता है? ए एडेनिन थाइमिन ग्वानिन, मैंने वहां पे तुम्हें समझाया था। मैं आरएनए प्राइमर बोल रही हूँ यहाँ पे। तो आरएनए प्राइमर का मतलब क्या हुआ कि ए से क्या जुड़ना चाहिए यहाँ पे? U, T से A और G से C। ये याद रखनी है अपने को चीज। ठीक है, मैंने वहां पे बताया था A हमेशा T से जुड़ता है या A हमेशा U से जुड़ता है, बताया था। G जो है हमेशा C से जुड़ेगा, ये चीज बताई थी, वही बताइए। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा। अब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम होता है। ये अकॉर्डिंग टू दिस क्या करता है? ढूंढ ढूंढ के ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में से लाता है। जैसे यहाँ पे G है तो G के लिए क्या ढूंढ के लाया? C है तो क्या ढूंढ के लाएगा? G। फिर T, क्योंकि अब ये डीएनए बन रहा है तो यू नहीं छोड़ना, ये लास्ट में ये यू यहाँ से हट जाएगा, इस जगह T जुड़ जाएगा क्योंकि अपन डीएनए बना रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग के लिए आरएनए प्राइमर यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, T है तो A हो जाएगा, G है तो C हो जाएगा और C हो जाए है तो G हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म होता है। इस स्ट्रैंड को अपन क्या नाम देते हैं? लैडिंग स्ट्रैंड। अब मैंने क्योंकि एक लाइन बोली थी स्टूडेंट्स की नया स्ट्रैंड हमेशा 5' to 3' बनता है हमेशा। तो यहाँ पे 5' to 3' कैसे बने? यहाँ तो 5' यहाँ है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग यही होती है, पर यहाँ पे थोड़ी जगह पे आरएनए प्राइमर आके ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, इन आरएनए प्राइमर से अल्टीमेटली ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड आते हैं और ये पूरा का पूरा इसके ऑल्टरनेट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसे छोटे छोटे से सेगमेंट इसके आगे आके लगते चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट फॉर्म होते हैं और डिसकंटिन्यूअस बन रहा है ये। इनको क्या नाम देते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इनको अपन क्या नाम दे रहे हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम दे रहे हैं। ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं ये अलग अलग क्यों बन रहे हैं? इसका रीजन बताया कि ये भी बनेगा तो क्या 5' to 3' बनेगा। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे पहले तो आरएनए प्राइमर आके जुड़ेंगे, जैसे ये जुड़ा है। फिर इससे क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे इसके, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जुड़े थे वैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे और ऐसे ये सेगमेंट बन जाते हैं। इनको ओकाजाकी सेगमेंट बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स अल्टीमेटली जुड़ते किससे हैं? ये ऐसे पूरा जोड़ने का काम इनको कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज कर रहा है। कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये एक स्ट्रैंड है और इस एक स्ट्रैंड से अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा? ऐसे 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से रेप्लिकेशन फोक ये ऊपर खिसकता चला जाता है और ये यहाँ से पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनता चला जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। दोबारा एक बार ढंग से बताती हूँ स्टूडेंट्स। और एक चीज और जो मैं यहाँ नहीं बता पाई हूँ कि ये जो डिसकंटिन्यूअस बनता है इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड।
इस स्ट्रैंड को अपन क्या नाम दे रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड नाम दे रहे हैं। ठीक है, दोबारा एक बार समझा रही हूँ, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा कि इनिशिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनिशिएशन में सबसे पहले इसकी अनवाइंडिंग होती है। अपन यहाँ पे अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग बोलेंगे। अनकॉइलिंग यानी खुलना, अनवाइंडिंग यानी ऐसे अलग होना। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन फॉक बन जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ के जुड़ जाते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट क्या कहलाती है, आपकी इनिशिएशन कहलाती है। फिर आते हैं अपन इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए प्राइमर यहाँ के लग जाता है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे आके लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है स्टूडेंट्स, आरएनए नहीं है, क्योंकि डीएनए बना रहे हैं, आरएनए नहीं बना रहे हैं अपन। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ढूंढ ढूंढ के लाता है और यहाँ लगाता जाता है। ऐसे यहाँ पे ये ढूंढ ढूंढ के लाएगा और लगाएगा, और उसके बाद ये जो सेगमेंट बनते हैं, यहाँ तो ये कंटिन्यूअस रो बन रही है जिसे लैडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बन रही है जिसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल रही है, सेगमेंट्स बोल रहे हैं। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए ओकाजाकी सेगमेंट्स बोल रहे हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज होता है, इनको जोड़ देता है, क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूअस बन रही है ये स्ट्रैंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, आपका रेप्लिकेशन कहला रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हाँ, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की। इलोंगेशन ध्यान रखना, इनिशिएशन तो मैंने ये बता दिया था कि अनवाइंडिंग और अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और इलोंगेशन में बाकी की जितनी प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो इलोंगेशन। और अल्टीमेटली जब क्या होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड बनते हैं और ये ऊपर की तरफ ज्यादा जाता है और 2 स्ट्रैंड बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, तो ये क्या कहला रहा है, आपका टर्मिनेशन। तो तीनों ही चीज अपने को यहाँ पे रेप्लिकेशन में समझ में आई है। ठीक है, क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक रेप्लिकेशन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बनना। तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो वर्क करता है, दूसरा स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने में काम में लिया जा रहा है। तो अब अपन यहाँ पे एक चीज लेते हैं स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसके पास यहाँ एक साइट रहती है और यहाँ एक रहती है। तो ये वाली जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रमोटर। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रमोटर। ये जो होता है इसे कह रहे हैं टर्मिनेटर। ये क्या कहला रहा है, आपका टर्मिनेटर कहला रहा है। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये बीच वाला पोर्शन क्या कहला रहा है, स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चरल जीन। वापस समझाती हूँ, ये स्टार्टिंग वाला प्रमोटर, लास्ट वाला टर्मिनेटर और बीच वाला क्या कहला रहा है, स्ट्रक्चरल जीन कहला रहा है। ये वाला स्ट्रैंड 3' to 5' एंड होता है, तो ये वाला जो होता है वो 5' to 3' एंड होता है। प्रमोटर का क्या काम होता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना, और टर्मिनेटर का क्या काम होता है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना, ये तो स्टार्ट कर रहा है, ये स्टॉप करता है। और स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम होता है, वो आगे ट्रांसक्रिप्ट करता है डीएनए को आरएनए में। जो स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए बनाता है, मैंने स्टूडेंट्स पहले भी एक बात तुम्हें बताई थी कि जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5' to 3' बनता है, यानी इसका जो 3' और 5' एंड है यही अल्टीमेटली क्या बनाएगा, आपके आरएनए बनाएगा। तो ये वाला स्ट्रैंड इसका क्या कहलाता है, टेम्पलेट। इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं अपन, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। उसे अपन क्या नाम देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड नाम देते हैं। तो इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं सेंस। और ये वाला जो स्ट्रैंड होता है इसे क्या कहते हैं, एंटीसेंस।
अगेन बताती हूँ स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट यानी डीएनए की एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, अब इससे हमें आरएनए बनाना है। इसमें मैंने बताया था ओनली वन ही स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए बनाने में वर्क करता है। इसमें जहां पे आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो क्या कहलाता है, प्रमोटर। जहां पे स्टॉप होती है वो टर्मिनेटर, और जहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट होता है। जो वो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और जो स्ट्रैंड पार्ट नहीं लेता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है। इसको एक और नाम देते हैं सेंस और एंटी सेंस। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड जो होता है वो सेंस कहला रहा है, और दूसरा वाला स्ट्रैंड जो होता है वो क्या कहलाता है, एंटी सेंस कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें ये देखना है, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि अगर हम लोग देख रहे हैं वो चीज, वो कंप्लीट डीएनए का वो पूरा का पूरा पार्ट जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, डीएनए का वो पूरा का पूरा पार्ट जो कि वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन, सिस्ट्रॉन। डीएनए का एक कंप्लीट डीएनए जो कि क्या बना रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब मैं बच्चों तुम्हें बताऊंगी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की जब अपन बात करते हैं तो जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रैनिक होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका पूरा का पूरा ये डीएनए का स्ट्रक्चर यानी एक पूरा का पूरा सेगमेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी एक पूरा सेगमेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। पर प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे से सेगमेंट, यानी इतना पोर्शन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, इतना पोर्शन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इतना पोर्शन तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इतना। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमने ये लाइन बोल दी तुम्हारे सामने कि यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब कि ये पूरा का पूरा डीएनए जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, आरएनए बना रहा है। पर इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके पास दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है कोडिंग और दूसरा होता है नॉन कोडिंग। ठीक है, तो जो इसका कोडिंग स्ट्रैंड होता है उस कोडिंग स्ट्रैंड, एक तो होता है कोडिंग और दूसरा होता है नॉन कोडिंग। कोडिंग और नॉन कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग जो होता है इसका स्ट्रैंड, उसको अपन नाम देते हैं एक्सॉन। इसको क्या कह रहे हैं अपन, एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उनको क्या नाम देते हैं अपन, इंट्रॉन्स। तो ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया इंट्रॉन। तो जैसे ही इस पूरे डीएनए सेगमेंट से आरएनए बनता है, तो क्योंकि ये नॉन कोडिंग का मतलब ये आगे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन में पार्ट नहीं लेती बनाने में, तो इनको सबसे पहले हटाया जाता है और हटाने के बाद फिर क्या होता है, एक्सॉन को ही उसमें रहने दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। व्हाट इज सिस्ट्रॉन, अगेन बता देती हूँ, वो डीएनए कंप्लीट डीएनए जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है वो सिस्ट्रॉन कहलाता है। यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रॉन, यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि उसके डीएनए का एक पूरा का पूरा सेगमेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि उसमें अलग अलग छोटे छोटे से सेगमेंट होते हैं जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म करते हैं। उसके अलावा मैंने कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बच्चों बताई है। कोडिंग का मतलब क्या होता है, जो कि आगे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा, और नॉन कोडिंग का मतलब होता है जो कोड नहीं करेगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो इसमें भी वही प्रोसेस होगी। सबसे पहले लेंगे अपन इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है,
ठीक है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ पे भी एंजाइम वर्क करेंगे और फैक्टर्स वर्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और उसके अलावा यहाँ पे एक फैक्टर आके लगता है जिसे अपन नाम देते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोल रहे हैं अपन? सिग्मा फैक्टर। क्या नाम देते हैं? सिग्मा फैक्टर। वो डीएनए की इस जगह पे आके लग जाता है। जैसे ही वो इस जगह पे लगेगा, इतनी से पोजीशन से पे डीएनए जो होता है ऐसे अनवाइंड हो जाता है। ठीक है, इस जगह पे आपके आके लग गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और सिग्मा फैक्टर आके आपके यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज होती है आपकी, ये प्रमोटर वाली साइट होती है, इसको इनिशिएशन बोलते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे, इलॉन्गेशन पे। इलॉन्गेशन में क्या रहेगा? इलॉन्गेशन में रहता है इनिशिएशन में मैंने आप लोग को बताया ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड में क्या होता है, इसके प्रमोटर वाली साइड पे क्या लगता है? सिग्मा फैक्टर और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके लग रहा है, तो ये इसमें इस जगह से थोड़ा सा ये अनवाइंड हो जाता है और ये इस जगह पे आके लगता है, और इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे आपके क्या लग रहा है? आरएनए प्राइमर आके लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग क्योंकि आरएनए प्राइमर से होती है, मैंने वहां भी बताया था और यहाँ भी बताऊंगी, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लग गया। पर यहाँ पे अपन डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो प्राइमर को हटाने की जरूरत नहीं। जैसे वापस वही लेती हूँ ATGC, यहाँ लगेगा UACG, वापस ATGC, तो यहाँ क्या लगेगा? UAGC। तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यही एंजाइम साइटोप्लाज्म से क्या ढूंढ के लाता है? इस जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड ढूंढ के लाता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाता है, तो इलॉन्गेशन में मैं बताऊं स्टूडेंट्स, तो इलॉन्गेशन में क्या होता है? ठीक है, ये यहाँ पे हुआ। इसमें क्या, थोड़ा सा और मैं ढंग से बताती हूँ। ये यहाँ पे तो वापस अनवाइंड हो गया, पर इस जगह पे ये खुल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इस तरफ था, अभी हमने जो देखा ये वाली चीज देखी थी हमने यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से आगे बढ़ती जा रही है, तो ये इस तरफ पर पहुंच गया और यहाँ पे ये स्ट्रैंड इतना बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशिएशन जब हो रहा है तो इनिशिएशन फैक्टर वर्क करते हैं, इलॉन्गेशन जब होता है तो इलॉन्गेशन फैक्टर वर्क करते हैं। ये आगे बढ़ता चल रहा है। अल्टीमेटली जब ये लास्ट जो स्टेज अपन देख रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं टर्मिनेटर, क्या बोल रहे हैं? टर्मिनेशन, TION, टर्मिनेटर नहीं, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के समय क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये सिग्मा फैक्टर इस जगह पे पहुंच चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे सिग्मा फैक्टर की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आके लगता है रो फैक्टर। क्या लगता है? रो फैक्टर। जैसे यहाँ पे रो फैक्टर आके लग रहा है, वैसे ही क्या होता है, ये डीएनए का पूरा स्ट्रैंड जो होता है ये पूरा अलग हो जाता है। यहाँ पे जो पूरी डीएनए की सीक्वेंस बनी, आरएनए की, सॉरी डीएनए की नहीं, ये पूरी आरएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाता है, क्योंकि ये आरएनए आगे प्रोटीन बनाएगा, इसलिए इस आरएनए को हम क्या नाम देते हैं? mRNA। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? mRNA बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रो फैक्टर जो है, जैसे ही यहाँ पे रो फैक्टर लगा, वैसे ही इसने mRNA को अलग कर दिया, इस सिग्मा फैक्टर को अलग कर दिया, और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया अल्टीमेटली टर्मिनेशन के कारण। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? क्लियरली समझ में आई कि ये आराम से हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ही इनिशिएशन होता है, तो इनिशिएशन में सबसे पहले इस जगह पे आपके सिग्मा फैक्टर और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके लग जाते हैं। ठीक है, इनके आके लगने के कारण क्या होता है कि ये यहाँ आके जुड़ गए, और ये मेनली किस जगह पे आके जुड़ते हैं? जहाँ पर A और T की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान रखना। और आरएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है। ये इलॉन्गेशन में स्ट्रैंड बनता चला जाता है, और टर्मिनेशन में मैंने आप लोग को क्या बताया है, ये टर्मिनेशन में इस जगह पे क्या होता है? रो फैक्टर आके लग जाता है। ये जो रो फैक्टर होता है, ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे आपके रो फैक्टर जो होता है, ये रो फैक्टर धीरे धीरे ये सिग्मा फैक्टर और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को अलग कर देता है और आरएनए को अलग कर देता है। क्योंकि ये आरएनए आगे जाके प्रोटीन को फॉर्म करता है, इसलिए इस आरएनए को अपन क्या नाम देते हैं? mRNA।
ये चीज यदि अपन प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था आपको कि अलग अलग, यानी ये सेगमेंट अलग आरएनए बनाएगा, ये सेगमेंट अलग आरएनए, ये सेगमेंट अलग आरएनए, ये सेगमेंट, क्योंकि ये क्या होता है पॉली, इसको बोलेंगे अपन जीन 1, ये वाला सेगमेंट जीन 2, ये वाला सेगमेंट जीन 3, यानी ये अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, और ये जीन 4। ऐसे करके ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन आगे बनती चली जाती है। एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनता है, उसको अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है।